लेक्चर रिकॉर्डेड हैं वो भी आप सुन सकते हैं इससे। तो डेटाबेस जी एडमिनिस्ट्रेशन सर। स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये आपका डेटाबेस के हवाले से है। तो आपकी इस आउटलाइन के अंदर ओरेकल 11G को इस्तेमाल किया गया है। ओरेकल 11G एक्चुअली एक ऑनलाइन डेटाबेस है। आप रिमोटली बैठ के डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट जी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप रिमोटली डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो देन आपका उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो आपका इंस्टेंस सेशन क्रिएट होता है, उसके बाद इंस्टेंस क्रिएट होता है। इंस्टेंस जो है फर्दर आगे कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस को यूज़ करता है और फिर आपकी सर्वर की इन्वॉल्वमेंट के साथ डेटाबेस पे ऑपरेशंस होते हैं। तो ये एक सारा एक कॉम्प्लिकेटेड सा इन्वायरमेंट है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जिस टूल की बात हो रही है वो एसक्यूएल प्लस है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, और ये जब आप प्रैक्टिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने लगते हैं इस डेटाबेस के ऊपर ओरेकल 11G में, तो आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ती है। आप इसके ज़रिए से डेटाबेस में लॉगिन होते हैं, स्पेशली हम सर्वर। अच्छा, यहाँ एक और कंसेप्ट आपको बता दें कि इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो ओरेकल 11G को हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट है। क्लाइंट सर्वर ये चीज़ है कि आप क्लाइंट से एक प्रोसेस जनरेट करेंगे, यानी आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका एक प्रोसेस, क्लाइंट प्रोसेस जनरेट हो जाता है और ये प्रोसेसर चला जाता है सर्वर के पास। अब जब सर्वर पे ये आपकी कमांड या आपकी क्वेरी पहुंचती है जो कि क्लाइंट प्रोसेस की शक्ल में है, तो वहाँ पे सर्वर प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो देन फिर आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो लिहाजा ये जितना भी हम ये डिस्कशन करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, ये ज़हन में रहे कि हम यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें। तो बहरहाल जब आप अपने सर्वर को क्यूरी भेजते हैं या अपना कोई प्रोसेस आप भेज रहे हैं या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, स्पेशली हम क्यूरी की बात करेंगे, तो यहाँ फिर हम यूज़ करते हैं इस एसक्यूएल प्लस इस टूल को यूज़ करते हैं। तो इस टूल के ज़रिए से बहुत सारे, सिर्फ हम ये क्यूरी नहीं भेजते, बहुत सारे और भी काम करते हैं। हम डेटाबेस की अ, हम डेटाबेस में लॉगिन होते हैं। हम अपनी जो इसमें हम देखेंगे हमारी कुछ फाइल्स होती है जिनको हम पैरामीटर फाइल्स का नाम देते हैं और उनको हम मैनेज करते हैं। तो बहुत सारा काम हम इस एसक्यूएल प्लस टूल के ज़रिए से कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पढ़ के देखते हैं। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि दिस कुड नॉट बी सिंपलर। ये एसक्यूएल प्लस जो है वो कोई सिंपल सा टूल नहीं है, जस्ट एन एलिमेंट्री प्रोसेस फॉर इशूइंग एड हॉक एसक्यूएल कमांड टू द डेटाबेस। अब यहाँ स्टूडेंट्स, एड हॉक का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सिंपली कमांड्स भेजते रहेंगे और आगे फर्दर आपका काम होता रहेगा। तो यहाँ जो बात उसने की है कि एसक्यूएल कमांड्स ये एक्चुअली आपकी क्यूरीज हैं। और जैसे आपने अगर एसक्यूएल को पहले यूज़ किया है तो आप इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे कि हम क्यूरीज देते हैं। अच्छा, ये एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ये एक लैंग्वेज है जिसमें हम क्यूरीज को इस्तेमाल करते हैं और क्यूरीज के ज़रिए से हमारी जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होती है। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी का मतलब ये है कि इसमें जितना भी आप ये क्यूरीज भेजेंगे उसके पार्ट्स हैं, उसके हिस्से हैं, और ये क्लासेस की शक्ल में होती है ये क्यूरीज, और डेटाबेस की तरफ जाके उसके ऊपर ऑपरेशन होता है। तो बहरहाल डेटाबेस के ऊपर आप कमांड्स भेजेंगे इस एसक्यूएल प्लस को यूज करते हुए। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर टूल। अब ये भी बात आ गई जो अभी मैं आपसे कर रहा था कि हम इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में जितने भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, हमारा मेन जो चीज़ हमारे सामने रहेगी वो हमारी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, यानी एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो बहरहाल ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए टूल काम करेगा ऑन विंडोज सिस्टम। हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, और आपकी इस सब्जेक्ट में शायद प्रैक्टिकली वर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको बता देंगे, आप वो सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे आप अगर विंडोज के ऊपर इसको देखें तो देयर यूज्ड टू बी अ
choice between graphical versions and character based version. अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स ये अगेन बड़ी अहम बात आ गई कि अगर हम बात करें इस Oracle 11G के ऊपर ऑपरेशंस हम करना चाहें और अपने डेटाबेस को मैनेज करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। ग्राफिकली भी आप इसको कर सकते हैं और करैक्टर बेस्ड, यानी जैसे ये एसक्यूएल प्लस हमारे सामने ये ब्लैक सी स्क्रीन आ रही है, इसके जरिए से भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, यानी ग्राफिकली भी आप इस Oracle 11G पे काम कर सकते हैं और कमांड्स के जरिए से भी, जैसे यहाँ नीचे आप ये देख रहे होंगे ये ब्लैक सी स्क्रीन है, मैं भी इस पे बात करूंगा तो आप इसके जरिए से भी काम कर सकते हैं। बट वेदर with release 11G, अब वही बात आ गई, only the character version is being shipped, यानी ये Oracle 11G के साथ ये आया है, लेकिन इससे पहले जैसे Oracle 10 थी उसके ऊपर ग्राफिकली भी काम कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है आप इसके ऊपर ग्राफिकली भी काम कर सकते हैं, ये अगर हमारे सामने आए तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। अगर कहीं चीजें ये आई तो ग्राफिकली भी टूल्स हैं हमारे पास, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। एसक्यूएल प्लस एक्चुअली किस लिए हम इसको यूज करें, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। एसक्यूएल प्लस इज अ कमांड लाइन टूल दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आ गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टूडेंट आप जानते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप डेटाबेस को टेबल की शक्ल में मैनेज कर रहे हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। तो ये एसक्यूएल प्लस जो है ये आपको ऐसे सिस्टम के ऊपर काम करने में मदद देता है जहां पे आप अपनी डेटाबेस को टेबल की शक्ल में मैनेज करते हैं, यानी आप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जहां पे आप टेबल की शक्ल में डेटाबेस को मैनेज करना चाहते हैं या रिकॉर्ड्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो फिर आप वहां पे एसक्यूएल प्लस को यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल प्लस इनेबल्स यू टू कनेक्ट टू द ओरेकल डेटाबेस। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ गई स्टूडेंट, कनेक्ट टू। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि हम रिमोटली बैठ के, दूर से बैठ के हम इस Oracle 11G को एक्सेस करते हैं, मोस्टली हम करते हैं। या तो हम ये ऐसा करेंगे कि एक ही टेबल के एक ही कंप्यूटर के ऊपर हम Oracle 11G को इंस्टॉल कर लेंगे और वहीं से बैठ के हम काम करते हैं। लेकिन मोस्टली जो ये इसके ऊपर काम होता है वो ये होता है कि आप रिमोट यहीं दूर बैठे और सर्वर कहीं और पड़ा हुआ है तो उसको आप वहां से वहां लॉगिन होके इस डेटाबेस पे काम करते हैं। तो ये आपके डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन भी करता है। ये एसक्यूएल प्लस को आप यूज करते हुए अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं। इंटर आप उसमें एंटर होते हैं, एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, आप एसक्यूएल कमांड एंटर करते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पीएल एसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज स्लैश एसक्यूएल है स्टूडेंट्स, ये भी एक अहम चीज है। हम ना सिर्फ यहाँ इस Oracle 11G में एसक्यूएल की कमांड को यूज करते हैं, बल्कि हमारे पास कुछ प्रोसीजरल लैंग्वेज भी हैं जिनको हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोसीजरल लैंग्वेज में मैं सिंपली आपको इतना कह सकता हूँ, जैसे आप सी के सिंटैक्स लिखते हैं और उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्लस प्लस के लिखते हैं, जावा के लिखते हैं, ये ऐसे आप सिंटैक्स लिखते हैं और अपने पूरी एक कोड लिख लेते हैं, एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। जबकि ये काम हम इस एसक्यूएल में नहीं कर सकते। हम एसक्यूएल में कोई बकायदा सिंटैक्स वाला प्रोग्राम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमें किसी ऐसी सिचुएशन में ऐसा काम करना पड़े जहां पे हम एसक्यूएल की कमांड को और साथ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला के कोई ऐसा कोड लिखना चाहें, तो उसके लिए फिर हमारे पास PL/SQL जो है वो अवेलेबल है। उसको यूज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। यानी आप अपने प्रोग्रामिंग के अंदर एसक्यूएल को कमांड को कंबाइन करते हैं और फिर अपनी डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारा काम आप इस एसक्यूएल प्लस के जरिए से ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका ये स्क्रीन रखी हुई है, ये इंशाल्लाह मैं आपको आज ही कुछ वीडियोस हैं मेरे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब आप एसक्यूएल को चलाते हैं तो उसके ये आपके सामने एक ब्लैक सी स्क्रीन आ जाती है और इसमें ये जो जगह है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आप देख रहे हैं कि इंटर यूजर, यहाँ पे यूजर का नाम है और फिर देन आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। जब आप दे के इंटर प्रेस करेंगे तो आप अपने उस यूजर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप कनेक्शन आपका उस यूजर के साथ हो जाएगा तो देन एसक्यूएल जो है ये आपका काम करना शुरू कर देगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि हम लॉगिन होते हैं, तो ये यूजर के जरिए से आप लॉगिन हो रहे हैं। लॉगिन का मतलब ये है कि आपके सामने डेटाबेस नहीं पड़ी, वो आपसे दूर पड़ी है, आप किसी यूजर के जरिए से लॉगिन होकर उस डेटाबेस तक पहुंच रहे हैं। तो ये जी। इसका एक बाकायदा तरीकाकार है। इंशाल्लाह अगले अगले लेक्चर में मैं आपको इसको प्रैक्टिकली काम करना सिखा दूंगा। अगेन जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। स्टूडेंट्स ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, और इसके ज़रिए से हम ओरेकल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको मैनेज करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें डेटाबेस, ओरेकल की डेटाबेस है, और ओरेकल की डेटाबेस इंस्टेंस है, ओरेकल एप्लीकेशंस हैं रिलेटिंग टू द सर्वर और वेब सर्वर। ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं हम इनको मैनेज करते हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं इस ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर के जरिए से। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन कंसेप्ट को समझना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस, मैंने अभी आपसे शुरू में कह दिया था कि जब भी आप इस ओरेकल 11G में इसकी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले सेशन क्रिएट होगा, सेशन के बाद इंस्टेंस क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स, इंस्टेंस जी। को आप ये समझ लें कि ये आपकी ओरेकल 11G की जो डेटाबेस है जो सर्वर पे पड़ी है उसके, हम्म। और क्लाइंट पे जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हैं और डेटाबेस तक पहुंचना चाहते हैं उस कंप्यूटर के दरमियान ये एक एज ए इंटरमीडियरी टूल है, एक सॉफ्टवेयर आप इसको कह लें, एक जी। कंपोनेंट है जो काम कर रहा है। इस इंस्टेंस के जरिए से ही आप सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस पड़ी है आप उस तक एक्सेस करेंगे, और इसी इंस्टेंस को यूज करते हुए ही आप जो सर्वर के ऊपर डेटाबेस पड़ी है उसके ऊपर आप ऑपरेशंस करेंगे। तो ये सारे काम जो है वो ये किसके जरिए से आप मैनेज कर सकते हैं, ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर के जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स एक जी। और अगला अहम कंसेप्ट है कि ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर्स। अगेन वही बात आ गई, दो इंपॉर्टेंट चीज ये शुरू में मैंने कहा, जैसे हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं, आप हम्म। क्लाइंट पे बैठे हैं, आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, जब आप क्यूरी अपने क्लाइंट से सेंड करेंगे तो ये आपका क्लाइंट प्रोसेस, यूजर प्रोसेस कहलाएगा, और यही क्यूरी जब इंस्टेंस से होती हुई आगे सर्वर के पास जाएगी तो वहां पे जो ऑपरेशन होने हैं वो आपका सर्वर प्रोसेस कहलाएगा। अब यकीनन आपकी डेटाबेस सर्वर के ऊपर पड़ी और वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वहां पे एप्लीकेशन काम कर रही है, और वो यकीनन ओरेकल की एप्लीकेशन है। तो उस सर्वर पे जो ओरेकल की एप्लीकेशन काम कर रही है वो आपकी ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। उन्होंने यूजर की प्रोसेस को सुनना है और उसको रिस्पॉन्स करना है। तो यूजर की जो एप्लीकेशन, सॉरी, सर्वर की जो एप्लीकेशन सर्वर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही हैं उनको भी ये ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर मैनेज कर रहा है। इस तरह वेब सर्वर्स है स्टूडेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो काम करेंगे कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर हम डेटाबेस को इंस्टॉल कर लेंगे और उसी में हम यूजर क्रिएट करके वहीं से काम करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली जो ओरेकल 11G है इसमें जब डेटाबेस को मैनेज किया जाता है तो ये रिमोटली, यानी सर्वर कहीं पर होता है जिसपे आपकी डेटाबेस होती है, और यूजर जो उसको यूज कर होता है वो किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में बैठा होता है, और दूर से उसको वो एक्सेस करके उस पर काम कर रहा होता है। जब ये सिनारियो चल रहा होता है, जब ये सीन चल रहा होता है, तो उस दौरान दरमियान में इंटरनेट के जरिए से ये आपका कनेक्शन बनता है, और आपके प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं, स्पेशली टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो सर्वर आपका काम कर रहा है जिस पे डेटाबेस पड़ी है उसको हम वेब सर्वर का नाम देंगे। यकीनन चूंकि दरमियान में नेट इन्वॉल्व है और आपके प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपका सर्वर जो है वो वेब सर्वर कहलाएगा। तो ये इसको भी मैनेज करने के लिए कौन काम कर रहा है, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपकी इस डेटाबेस के ऊपर काम कर रही है या इस डेटाबेस के साथ मिलके काम कर रही है, अच्छा, थर्ड पार्टीज में स्पेशली प्लगइन्स का स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा।
अगर आप इसको जानते हैं तो बेहतर तरीके से आपको समझ होगी कि ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें एक्सटर्नली ज़रूरत पड़ती है अपने काम को मुकम्मल करने के लिए, अपने टास्क को मुकम्मल करने के लिए। ये प्लगइन्स इसलिए होती हैं। अगर आपकी डेटाबेस के साथ कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरी जो एप्लीकेशन है वो काम कर रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको डेटाबेस के साथ मिलाना है, कंपैटिबल करना है और उसकी फंक्शनैलिटीज डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करवानी है। तो इसके लिए भी ये हमारे पास ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर काम कर रहा है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, ये जो ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर है, आप ये समझ लें कि आपकी जो ऑनलाइन डेटाबेस पड़ी है, ओरेकल 11G की डेटाबेस पड़ी है, उसको उसको वर्किंग पोजीशन में लाने के लिए और उसके ऊपर ऑपरेशंस को इवेल्युएट करने के लिए ये आपके पास ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर काम कर रहा है। और भी इसके काम है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो कहता है कि ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर फुली वेब बेस्ड, वेब इनेबल्ड, वेब इनेबल्ड का मतलब स्टूडेंट्स अगेन वही कि आप नेट के जरिए से, आप इसके नेट चल रहा है, नेट के जरिए से डेटाबेस पे काम हो रहा है, तो वहां पे ये आपका ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर काम कर रहा है। अब ये आपके पास एक ब्राउजर है नेटस्केप, आप लोग शायद जानते होंगे। ये अगर आप इस ब्राउजर को यूज करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करें, जिस भी ब्राउजर को आप यूज कर रहे हैं, ये दोनों ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगा। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्राउजर के जरिए से ये काम करेगा, नहीं, ये आप इन दोनों में से किसी भी ब्राउजर के जरिए से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट एक टूल है जिसके जरिए से आप उस पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वन ऑफ द की डिसीजंस टू मेक व्हेन यूजिंग ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर विद ओरेकल ग्रिड कंट्रोल। स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। आप ओरेकल 11G पे जब हम आगे चलते जाएंगे, हम इनको देखते जाएंगे, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती जाएंगी। ग्रिड कंट्रोल इज अ सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को मैनेज कर रहा है, दैट डिलीवर सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज। जो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेटाबेस सर्वर के ऊपर पड़ी है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। अब उस पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मॉनिटर करना है कि डाटा डेटाबेस में आ रहा है या डाटा डेटाबेस से जा रहा है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मॉनिटर करना है। फिर ये ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसको एडमिनिस्ट्रेट भी करना है। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब ये है कि सही सही ट्रांजैक्शन हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना है, कोई मसला ना है। किसी भी यूजर ने क्यूरी साइन की है तो उसका काम मुकम्मल होना चाहिए। और इसी तरह जितनी भी फंक्शनैलिटीज हुई हैं, उसका जितना भी लाइफ साइकिल चला है। अब यहां स्टूडेंट इस कंसेप्ट को बताना आपको जरूरी है, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है। जब आप क्यूरी सेंड करेंगे, यूजर पे बैठे हैं, यूजर कंप्यूटर पे बैठे हैं, क्लाइंट कंप्यूटर पे क्यूरी आपने सेंड की, आपका यूजर प्रोसेस जनरेट हुआ, यूं ही यूजर प्रोसेस आगे सर्वर के पास जाएगा तो वहां पे इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इंस्टेंस जब क्रिएट होता है तो स्टूडेंट्स रैम में उसको बकायदा एक जगह मिलती है जिसको हम एसजीए का नाम देते हैं। ये दूसरा मरहला है। जब जगह बन जाती है तो फिर इसको बैकग्राउंड प्रोसेसेस असाइन हो जाते हैं, ये तीसरा मरहला है। जब बैकग्राउंड प्रोसेसेस असाइन हो जाते हैं तो फिर देन आगे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनता है और उसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन चलती है। तो ये सारा एक लाइफ साइकिल है जो चलता है। तो इस को मॉनिटर करने के लिए भी हमारे पास ओरेकल ग्रिड कंट्रोल है। और इसी तरह यहाँ पे फंक्शनैलिटीज फॉर द कंप्लीट ओरेकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यानी नेट के जरिए से, कंप्यूटर के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए से जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी को ये मैनेज कर रहा है। और ये कौन कर रहा है? ओरेकल कंट्रोल, ग्रिड कंट्रोल। और ये किसके साथ मिलके काम कर रहा है? ये ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर के साथ मिलके काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे शायद समझ चुके हो कि ये ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर क्या कर रहा है, इसकी क्या जिम्मेदारी है। ये यहाँ पे हमारे सामने ये सारी तमाम चीज़ें हैं। आगे फर्दर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये सारे कंसेप्ट हमारे सामने आते जाएंगे। आगे देखें, यहाँ एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बल्कि हम इसको ये कहें कि ये
आपकी इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। ओरेकल सर्वर, मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पे हमारे सामने जो आर्किटेक्चर है ये क्लाइंट सर्वर है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि हम सर्वर को मोस्टली हार्डवेयर कह देते हैं। ये हार्डवेयर नहीं होता, सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, और ये जिस कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है हम उस कंप्यूटर को सर्वर कह देते हैं। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है ओरेकल सर्वर की। ओरेकल सर्वर जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब हम जिस कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर देंगे वो हमारा जो कंप्यूटर है वो ओरेकल सर्वर बन जाएगा, या वो सर्वर बन जाएगा। अब यहाँ हमारा कंसर्न जो है वो सर्वर और ओरेकल सर्वर के साथ है, और ये यकीनन जो सर्वर जो जिस कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल पड़ा है वो हमारा सर्वर है, और यहीं पे हमारी डेटाबेस भी पड़ी है, और जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आनी है वो इसी सर्वर के पास आनी है, और इसी सर्वर ने ही इंस्टेंस भी क्रिएट करने हैं, एसजे भी क्रिएट करना है, और डेटाबेस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन भी करनी है। ये सारे काम इस सर्वर के हैं। यानी यूजर से जो ट्रांजैक्शन आई, क्यूरी आई कि मेरी डेटाबेस में से मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, जब ये आएगी सर्वर के पास, सर्वर उसको देखेगा और उसके ऊपर वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो रिकॉर्ड उसको यूजर को सेंड कर देगा, क्लाइंट को सेंड कर देगा। तो ये बहरहाल सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें, इसने ऑथेंटिकेशन भी करनी होती है, इसने देखना भी होता है कि वैलिड यूजर है या नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ हमारे सामने आ जाएंगी। ये मेजर सॉफ्टवेयर है, मेजर और सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो आपके इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है। The Oracle server makes the assumption that if the user is authenticated by an operating system account, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। यूजर को दो तरह से ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से, दूसरा डेटाबेस के जरिए से। आपने शायद अगर कहीं कभी आपके सामने ये नेटवर्क पे आप बैठे हो और आपने कभी काम किया हो, तो हम वहां पे देखते हैं कि जब हम नेटवर्क में इंटर होते हैं तो फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें उसकी परमिशन देता है कि आप नेटवर्क पे इंटर हो जाएं, और जब आप डेटाबेस पे काम करने लगते हैं तो फिर आपको डेटाबेस परमिशन देती है कि इस डेटाबेस को यूज करें। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अब हम चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं ओरेकल 11G की, और मैं ये आपसे कह चुका हूं कि ये ऑनलाइन डेटाबेस है, यानी आपको दोनों चीजों से लॉगिन होना पड़ेगा। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशन भी चाहिए और डेटाबेस की परमिशन भी चाहिए आपको। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से सर्वर तक पहुंचते हैं तो सर्वर इस चीज को देखता है कि ये जो मेरे पास ये यूजर आया है, क्या इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने इजाजत दी है, एक ये चेक करता है। और दूसरा वो चेक करता है कि इसने जो डेटाबेस से ये रिकॉर्ड कहा है मुझे सेंड करो, तो क्या इसको इस डेटाबेस तक पहुंचने की परमिशन है। ये दोनों चीजें ये आपका ओरेकल सर्वर चेक करता है, ऑथेंटिकेट करता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे उसने ओरेकल डज नॉट नीड टू मेंटेन पासवर्ड इन द डेटाबेस। अब जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से वो ऑथेंटिकेशन करता है तो फिर ये पासवर्ड उसको डेटाबेस में रखने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस के लिए वो किसका रखेगा, वो जो जो डेटाबेस से रिलेटेड जो बंदा डेटाबेस को यूज करना चाहता है और उसको ऑथेंटिकेशन मिली हुई है डेटाबेस को यूज करने की, तो यकीनन उसको कोई पासवर्ड वगैरह मिला होगा, आईडी मिला होगा, उसके जरिए से वो उसको करेगा। अब बट इट स्टिल मेंटेन द यूजर नेम। अब वही बात आ गई, लेकिन अगर देखिए अगर वो डेटाबेस के लिए पासवर्ड वगैरह को नहीं मेंटेन कर रहा तो यूजर नेम को जरूर चेक करेगा, क्योंकि यही यूजर नेम आगे जाके डेटाबेस के साथ भी उसने काम करना है। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे यूजर नेम आर स्टिल नीडेड टू सेट द डिफॉल्ट स्कीमा एंड टेबल स्पेस। अब स्टूडेंट ये दो कंसेप्ट समझने के हैं, स्कीमा एंड टेबल स्पेस। अच्छा, स्कीमा आप जान चुके होंगे, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी हम डेटाबेस के हवाले से बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर है कि आपकी डेटाबेस किस किस स्ट्रक्चर में बन रही है।
या आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी डेटाबेस को किस अंदाज से देख रहे हैं, किस अंदाज से देख रहे हैं। और दूसरा जो चीज हमारे पास ये टेबल स्पेस है स्टूडेंट्स, जब भी आप डेटाबेस से डाटा लेंगे, अच्छा यहाँ एक बात कि डेटाबेस में जो डाटा पड़ा होता है वो फिजिकली आपकी स्टोरेज लोकेशन पे पड़ा, फिजिकल स्टोरेज लोकेशन पे पड़ा होता है। और वो डाटा जो होता है, जो फॉर एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क है, हमारी डेटाबेस हार्ड डिस्क पे बनेगी, हमारा डाटा हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा और ये फिजिकली स्टोर पड़ा है। अब यहाँ जो फिजिकली डाटा स्टोर पड़ा है वो आपका डाटा फाइल्स में पड़ा होता है। अच्छा, जब आप इन जो फिजिकल लोकेशन पे आपका डाटा फाइल्स की शक्ल में हमारा डाटा पड़ा है, इसको जब आप इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, जब इसके ऊपर आप डिफरेंट क्यूरीज लगाते हैं, तो ये डाटा कॉपी होके आपका रैम में आ जाता है, मेमोरी में आ जाता है। अब मेमोरी में जिस जगह ये आ रहा है उस जगह को हम टेबल स्पेस का नाम देते हैं। अगेन आई रिपीट कि जब आपका डाटा फिजिकली स्टोर पड़ा है डाटाबेस के ऊपर, सॉरी लोकेशन, किसी भी स्टोरेज लोकेशन के ऊपर, तो वो डाटा फाइल की शक्ल में ये टेबल जो आपकी डाटाबेस है ये टेबल डाटा फाइल्स की शक्ल में पड़ी होती है किसी हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी भी स्टोरेज लोकेशन पे। लेकिन जब आप उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हैं तो ये कॉपी होकर ये डाटा फाइल जो है वो आपकी मेमोरी में आ जाती है और जिस जगह ये आ रही है आपकी टेबल स्पेसेस वो जगह टेबल स्पेसेस कहलाती है। अब यहाँ उसने जैसे यही बात की, एन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर एडिटिंग, कि डाटा डाटा टेबल स्पेस में जो आपकी इंफॉर्मेशन को क्यों लाया जा रहा है कि उसके आप ऊपर एडिटिंग का काम कर सकेंगे। तो बहरहाल ये सारा काम कौन कर रहा है, ये आपका ओरेकल सर्वर कर रहा है। आपकी फिजिकल लोकेशन से डाटा को उठा के टेबल स्पेसेस की तरफ लेके आ रहा है कि उसके ऊपर ऑपरेशंस किए जा सके। इन अ डिफॉल्ट ओरेकल 11G इंस्टॉलेशन, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे एज वेल एज इन द प्रीवियस रिलीज ऑफ द ओरेकल, ये पुराने उसके वर्जन्स की भी बात कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन is enabled for the user account if you create a database user with the identified external class। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। हम इसको यूजर को क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, हम इसी एसक्यूएल प्लस को यूज करते हुए हमने यूजर क्रिएट करना है और उसको कोई आइडेंटिफिकेशन भी देनी है। हम यूजर को आइडेंटिफिकेशन के अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि जब सर्वर के पास ये यूजर आएगा तो वो उसको एज ए जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑथेंटिकेट करने लगेगा तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन वहां पे काम करेगी। मीन मसलन एक बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से किसी भी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर हो जाता है और वही बंदा आगे जाके डेटाबेस को यूज करने लगता है, तो फिर उसके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझता हो और आगे ओरेकल सर्वर भी समझ रहा हो कि ये जी वाकई ये बंदा है जिसको डेटाबेस तक पहुंचाना है। तो उसको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है और ये आइडेंटिफिकेशन हम देंगे एसक्यूएल प्लस के जरिए से। एसक्यूएल प्लस के जरिए से उसको आइडेंटिफिकेशन देंगे और जो उसको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझता होगा, एसक्यूएल सर्वर भी समझता होगा और उसी को यूज करते हुए वो बंदा वहां तक डेटाबेस तक पहुंच सकेगा। तो बहरहाल ये चीजें यहाँ पे हमारे सामने प्रैक्टिकली आएंगी इंशाल्लाह, अगले लेक्चर में आपको बकायदा ये चीजें मैं आपको समझा दूंगा। The prefix for the database username must match the value of the initialization parameter। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन चलती है, जब भी कोई क्लाइंट डेटाबेस की में से फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड लेना चाह रहा है, तो उस यूजर वो सबसे पहले तो यूजर के नेम के जरिए से वो लॉग इन होगा, जैसे मैंने आपको ब्लैक स्क्रीन पे पीछे दिखाया अभी कि वो स्क्रीन के जरिए से एसक्यूएल प्लस से वो लॉग इन होगा। अब वो जो लॉग इन हो रहा है उसका जो यूजर नेम है, और स्पेशली हम यूजर नेम की बात करेंगे, जो यूजर नेम है वो किसी फाइल में पड़ा हुआ है और उस फाइल को हम पैरामीटर फाइल का नाम देते हैं। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है
ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑथेंटिकेशन है और उसके बाद प्रीफिक्स है। यानी ये यूजर नेम को वो ऑथेंटिकेट कर रहा है इस पैरामीटर फाइल के जरिए से। स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोसेसेस बनेंगे, जितने भी आप यूजर क्रिएट करेंगे इस ओरेकल 11G में, उनके लिए पैरामीटर फाइल्स हैं, बल्कि सिर्फ ये यूजर्स के लिए नहीं, बहुत सारे और ऑपरेशंस के लिए भी ये आपकी बहुत ज्यादा पैरामीटर फाइल्स हैं। और कोई भी ऑपरेशन जो आप इस डेटाबेस पे करेंगे वो इन पैरामीटर फाइल्स के जरिए से ही किया जाएगा। अगर ये पैरामीटर फाइल्स नहीं है, आप ना तो लॉगिन हो सकते हैं, ना आप वहां पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वहां ना से डाटा डेटाबेस में से ले सकते, इवन कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये पैरामीटर फाइल जरूरी है। तो जो भी यूजर कोई लॉगिन होगा डेटाबेस के साथ काम करना चाहता है, तो वो उसके लिए भी ये एक पैरामीटर फाइल है जिसको हम os_athend_prefix का नाम दे रहे हैं। बहरहाल ये जो है हमारे पास कुछ चीजें। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने है, ओरेकल इंस्टेंस। और ये मैं अभी बार बार आपके सामने ये बात कर रहा था कि ये जब भी यूजर कोई डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाह रहा है तो उसके लिए इंस्टेंस क्रिएट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्टली आपको समझाता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल यूजर हूं और मैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे बैठा हूं। मैंने कहा मुझे सर्वर पे जो डेटाबेस पड़ी है वहां से एक रिकॉर्ड चाहिए। तो जो ही मैं क्यूरी लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फ्ला टेबल और इंटर प्रेस करूंगा, तो ये जब क्यूरी कंप्यूटर सर्वर के पास पहुंचेगी तो मेरे लिए सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस अब अपने अंदर बहुत सारी चीजें रखता है। दो चीजें इसमें कॉमन है, आम है, जो ये इसके लिए होती है। सबसे पहले मेमोरी में इसके लिए जगह बनती है, सर्वर की सर्वर की रैम के अंदर इसमें जगह बनती है। और दूसरा, इसको बैकग्राउंड प्रोसेसेस असाइन हो जाते हैं। स्टूडेंट, आवाज क्यों आ रही है सर? किस चीज की? पता नहीं किस चीज की बार बार आवाज आ रही थी। चले, अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इंस्टेंस क्रिएट होगा, उसको एक तो रैम में जगह मिलेगी और दूसरा उसको बैकग्राउंड प्रोसेसेस मिलेंगे। जब जगह मिल जाएगी, आपकी डेटा फाइल्स वहां पे आ जाएंगी, उस जगह में आ जाएंगी और ऑपरेशन जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं वो अपने ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। अब ये अगर इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता तो मेरी क्यूरी को सुना ही नहीं जाएगा, मेरी क्यूरी पे काम ही नहीं होगा, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये इंस्टेंस होना जरूर। और ये आपकी जो डेटाबेस है, अच्छा यहाँ एक और आपसे मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं कि जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होगी वो इस इंस्टेंस के जरिए से। आपकी ये नहीं हो सकता कि यूजर डायरेक्टली डेटाबेस तक पहुंच जाए, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं यूजर हूं तो मैं डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, दरमियान में इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस ने डेटाबेस तक पहुंचना है और उसके साथ ट्रांजैक्शन करके रिजल्ट उठा के मुझे देने हैं। और बात सूरतों में तो ये भी होता है कि आपका जो सर्वर है वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करता, वो इंस्टेंस जो है वो दरमियान में काम कर रहा है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या कहा। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले इस पैराग्राफ को डिस्कस करूंगा, वहां वो छोटा सा शॉर्ट सा लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ द टिपिकल एंटरप्राइज सर्वर आर वन आर मोर सीपीयू। स्टूडेंट्स, आपके सर्वर में एक या एक से ज्यादा सीपीयू हो सकता है, उसमें उसकी हार्ड डिस्क भी होती है और मेमोरी भी होती है। ये आपके सर्वर में इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं। वेयर इज द ओरेकल डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर डिस्क। ये मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं कि आपकी जो ओरेकल की डेटाबेस है वो आपकी सर्वर की हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है। एंड ओरेकल इंस्टेंस एग्जिस्ट इन द सर्वर मेमोरी। और ये जो इंस्टेंस होता है ये आपकी सर्वर की रैम में होता है, और ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलते हैं। एन Oracle instance is composed of
लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी, लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे कहा कि जब इंस्टेंस क्रिएट होता है इसको दो चीजें मिलती हैं, एक सर्वर की मेमोरी में, रैम में उसको जगह मिलती है, और ये वही जगह है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट्स, ब्लॉक, ये अभी मैं इस पे नहीं जाना चाहता, जो ये जो मेमोरी बनती है इसके बहुत ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इनको डिस्कस जरूर होना है इन्होंने। एक तो इसको जगह मिलती है, दूसरा, अच्छा ये जो जगह मिलती है इन एन एरिया, और ये जिस जगह ये जगह मिलती है उस जगह को हम सिस्टम ग्लोबल एरिया का नाम देते हैं। यानी इस इंस्टेंस को सर्वर की रैम में जो जगह एलोकेट हो रही है उस जगह को हम सिस्टम ग्लोबल एरिया का नाम देंगे। और इसके साथ जो दूसरी चीज इस इंस्टेंस के साथ होती है, अलॉन्ग विद नंबर ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ये मैं अभी आपसे बात कर रहा था, बार बार इसको रिपीट कर रहा था कि दूसरी जो चीज इस इंस्टेंस के साथ है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है। ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्यों है, मैंने क्यूरी दी, जगह मिली इंस्टेंस को, डेटाबेस की सारे रिकॉर्ड जो है वो उसमें आ गए, और बैकग्राउंड, अब उस डेटाबेस के रिकॉर्ड्स पे काम होना है तो पीछे बैकग्राउंड प्रोसेसेस चाहिए, जो इन प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेस है जो मैं जैसा काम चाहता हूं वैसा वो कर देंगे, ये इसलिए बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं दैट इंटरेक्ट बिटवीन द एसजीए एंड द डेटाबेस फाइल ऑन द डिस्क। वही बात आ गई स्टूडेंट्स कि डेटाबेस फाइल, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपकी जो डेटाबेस होती है वो फाइल्स की शक्ल में पड़ी होती है। अब एसजीए और डेटाबेस फाइल्स के दरमियान जो चीज इंटरेक्शन करवा रही है वो आपका बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, और ये दो चीजें एसजीए और बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं ये आपके किसके साथ है, ये इंस्टेंस के साथ है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम अगर इंस्टेंस की बात ना करें या दरमियान में हमारा इंस्टेंस ना हो तो फिर हमारी ओरेकल 11G की जो डेटाबेस है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हम उस पर काम ही नहीं कर सकते। और ये दरमियान में चीज़ रखी क्यों गई है, ये आपकी इस जो ओरेकल की डेटाबेस है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए को रखा गया। बहरहाल, अब यह ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर, स्टूडेंट्स, ये भी एक इन्वायरमेंट है जहां पे आपके एक से ज्यादा इंस्टेंस काम कर रहे होते हैं, एक ही डेटाबेस पे एक से ज्यादा इंस्टेंसेस काम कर रहे होते हैं। वहां पे जो है ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, मसलन एक डेटाबेस के ऊपर एक से ज्यादा इंस्टेंस काम कर रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है कि although the instance that share the database can be on the same server, तो ये सर्वर, ये जो आपके इंस्टेंस होंगे उसी सर्वर पे होंगे, मोस्ट लाइकली द इंस्टेंस विल बी ऑन द सेपरेट सर्वर, और ये भी हो सकता है कि ये इंस्टेंसेस मुख्तलिफ सर्वर से हों दैट आर कनेक्टेड बाय अ हाई स्पीड इंटरकनेक्शन, जो बहुत ज्यादा किसी अच्छी स्पीड के साथ वो कनेक्ट किए गए एंड एक्सेस द डेटाबेस, और डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। बहरहाल कहने का वो कहना ये चाह रहा है कि इंस्टेंस जरूरी नहीं है कि आपका एक ही सर्वर के ऊपर हो, आपके